तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन किस तरह से यहाँ पे उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन होता है, किस तरह उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया। तो सबसे पहले हम जानेंगे गोरखाओं के बारे में। तो गोरखा यहाँ पे नेपाली मूल के थे, जिन्हें यहाँ पे गोरखा के नाम से जाना जाता था। नेपाल में यहाँ पे 24 रियासतें होती थी, जिन्हें 24 के नाम से जाना जाता है। और नेपाल के प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाह, इनका जो शासन काल होता है 1743 से लेकर 1775 ईस्वी तक। और पृथ्वीपति नारायण शाह के बाद यहाँ पे प्रताप शाह यहाँ पे राजा बनते हैं नेपाल के 1775 से 1778 ईस्वी तक। उसके बाद यहाँ का जो राजा बना था वो था 1778 से 1800 ईस्वी तक रण बहादुर शाह, जिन्हें यहाँ पे स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुमाऊं में गोरखा शासन होता है। और गोरखाओं का जो आक्रमण होता है, प्रथम आक्रमण वो होता है 1790 ईस्वी में। और इनका जो शासन काल रहता है कुमाऊं में 1790 से लेकर 1715 ईस्वी तक। तो गोरखाओं यहाँ पे 1790 में चंदों की राजधानी अल्मोड़ा पर आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पे इनका साथ देता है हर्षदेव जोशी। और हर्षदेव जोशी यहाँ पे दीपचंद का दीवान होता है। दीपचंद के शासनकाल में यहाँ पे आपसी फूट पड़ जाती है। यहाँ पे जो मोहन सिंह होता है एक व्यक्ति, वो मोहन चंद के नाम से यहाँ पे शासक बनता है। हर्षदेव जोशी और दीपचंद को वो यहाँ पे जेल में डाल देता है। उसके बाद यहाँ पे हर्षदेव जोशी आता है और ललित शाह को यहाँ पे बुलाता है। फिर ललित शाह यहाँ पर आक्रमण करता है, कुमाऊं को वो विजित कर देते हैं। उसके बाद ललित शाह यहाँ पे अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद से राजा बनाते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे फिर से प्रद्युमन शाह वापस लौट जाते हैं गढ़वाल की ओर, तो यहाँ पे महेंद्र चंद यहाँ पे शासक बनता है, जो कि दीपचंद का पुत्र होता है। तो महेंद्र चंद यहाँ पे हर्षदेव जोशी को नहीं रहने देता है। तो इसी बात पे यहाँ पे हर्षदेव जोशी जाता है गोरखाओं के पास और उन्हें यहाँ पे आमंत्रित कर देता है आक्रमण के लिए। तो गोरखाओं ने यहाँ पे कुमाऊं पर 1790 में आक्रमण किया था। और गोरखा सेना का नेतृत्व यहाँ पे अमर सिंह थापा, जगजीत सिंह पांडे, सुरवीर थापा आदि सैनिकों ने यहाँ पे किया था। 1790 ईस्वी में हवालाबाग मैदान में कुमाऊं व गोरखा सेना का युद्ध होता है। उसके बाद यहाँ पे हर्षदेव जोशी चंदवंश के राजा दीपचंद के दीवान थे। हरदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। और राहुल सांकृत्यायन ने यहाँ पे हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी है। और एटकिंसन ने यहाँ पे हर्षदेव को देशद्रोही कहा है। उसके बाद यहाँ पे हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। और हर्षदेव जोशी को राज्य निर्माता किंग मेकर की उपाधि भी दी गई है। इसके बाद यहाँ पे कुमाऊं में गोरखा सूबेदार हुए। इन सूबेदारों को यहाँ पे सूबा भी कहा जाता था। तो पहला जो था वो था जोगामल शाह। यह कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार था। और कुमाऊं में गोरखाओं का पहला भू बंदोबस्त माल गुजारी इसी के शासनकाल में हुआ है। माल गुजारी बाबत यानी कि प्रत्येक आबाद बीसी भू व्यवस्था लागू की थी, यानी कि 20 नाली जमीन पर 1 रुपये यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। और इसने यहाँ पे पूर्वी और पिछवी कर, इसमें सालाना 2 रुपये का कर देना पड़ता था। तो ये यहाँ पे लागू की थी यहाँ पे जोगामल शाह ने। उसके बाद यहाँ पे जो अगले थे वो थे काजी नरसाही। तो इसके शासनकाल में मंगल की रात की घटना हुई है। और यहाँ पे काजी नरसाही को नरसाही का मंगल भी कहा जाता है। तो मंगल की रात की घटना होती ये है कि कुमाऊं सीमा की पश्चिम पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे कुछ सिपाही रहते हैं जो वहीं बस जाते हैं, वहीं पे वो विवाह भी कर देते हैं। तो काजी नरसाही को इनकी देशभक्ति पर यहाँ पे शक होता है और वो इनकी जांच करवाते हैं। और एक दिन ये काजी नरसाही इनको यहाँ पे मंगल की रात को एक जगह एकत्रित करता है और वहाँ पे उनकी हत्या कर देता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई सिपाही अगर भाग भी जाते हैं तो उनको पकड़ कर ये उनको मरवा देते हैं। तो इस रात की घटना को यहाँ पे मंगल की रात की घटना कहा जाता है। और नरसाही को यहाँ पे नरसाही का मंगल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगले थे वो बमसा, रुद्रवीर सिंह थापा, धोकल सिंह, गोरेश्वर और ऋतुराज कुमाऊं के सूबेदार हुए। और अगले सूबेदार जो यहाँ पे होते हैं ये होते हैं बमसा चौतरिया। इनको यहाँ पे भीमसा भी कहा जाता है। यह कुमाऊं का अंतिम सूबेदार था।
इसे बड़ा बमशाह भी कहा जाता है और इसने ब्राह्मणों पर यहाँ पे कुसही कर भी लगाया था। उसके बाद यहाँ पर गढ़वाल पर गोरखा शासन होता है 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक। तो 1791 में गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध होता है। इस युद्ध को लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह यहाँ पे गोरखाओं के साथ इनकी यहाँ पे संधि हो जाती है। फिर यहाँ पे 14 मई 1804 ईस्वी को यहाँ पे एक युद्ध होता है खुड़बुड़ा नामक मैदान में देहरादून में, और यहाँ पे गोरखा सेना व गढ़वाल सेना एक बार फिर से यहाँ पे आमने सामने होती हैं। इस युद्ध में गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह वीर गति को यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं और इस युद्ध के पश्चात यहाँ पे संपूर्ण गढ़वाल व कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा वो होता है गीवाण युद्ध विक्रम शाह और गढ़वाल में गोरखा सूबेदार प्रथम सूबेदार होते हैं यहाँ पे गढ़वाल का पहला प्रशासक या सूबा अमर सिंह थापा 1804 ईस्वी में। अमर सिंह थापा की नियुक्ति यहाँ पे रण बहादुर शाह ने की थी और गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना भी अमर सिंह थापा ने की थी। द्वितीय सूबेदार जो थे वो थे रणजोर थापा और रणजोर थापा यहाँ पे अमर सिंह थापा के पुत्र थे और मौलाराम ने यहाँ पे रणजोर थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। रणजोर थापा ने विचारी जज व अविचारी अधिशास यहाँ पे पदों का सृजन किया था। उसके बाद यहाँ पे अगला जो सूबेदार होता है वो होता है हस्तिदल चौतरिया। ये 1805 से लेके 1808 तक यहाँ पे सूबेदार रहता है और इसने किसानों को तकावी ऋण दिए व लगान कम किए थे कृषकों के। अगले सूबेदार यहाँ पे होते हैं भैरव थापा। भैरव थापा यहाँ पे 1808 से लेके 1811 तक यहाँ पे सूबेदार रहते हैं। यह विलासी अत्याचारी व कुर शासक था। इसने यहाँ पे बहुत ही अत्याचार किए थे गढ़वाल में और नेपाल सरकार की ओर से यहाँ पे मौलाराम को ज़मीन दी गई थी, लेकिन भैरव थापा ने उनसे ये ज़मीन छीन ली थी, इसलिए इन्हें यहाँ पे अत्याचारी व कुर शासक भी कहा जाता था। अगले जो सूबेदार थे वो थे काजी बहादुर शाह 1811 से लेके 1812 ईस्वी तक। इसने यहाँ पे उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित की थी। उर्वरता की दृष्टि से भूमि को 5 भागों में बांटा था, अव्वल, दम, चाहर, सुकवासी और सोम। और उसके बाद यहाँ पे अमर सिंह थापा के प्रतिनिधि थे, उन्हें वो यहाँ पे सूबेदार बने 1812 से लेके 1815 ईस्वी तक। फिर यहाँ पे गोरखाओं की कर प्रणाली यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे जो पहला जो कर था टीका भेंट कर, यह विवाह और शुभ अवसरों पे लिया जाता था। उसके बाद यहाँ पे शून्य फागुन कर, ये उत्सवों के समय लिया जाने वाला कर था। अगला कर यहाँ पे भूमि कर था, ये एक प्रकार का भूमि कर था। तान कर, ये कपड़ों पर लगने वाला कर। और मरोकर यहाँ पे पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे जिसके पुत्र नहीं होते थे उनका अंतिम संस्कार तो किसी न किसी को करना था, तो इसीलिए उसके मरने से पहले यहाँ पे ये कर लिया जाता था, जिसको मरोकर कहा जाता था। अगला कर था बहता कर, छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर, यानी कि जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति यहाँ पे छुपा के रखी हो उनसे यह कर लिया जाता था। अगला कर था मौकर, यह प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर को मौकर कहते थे। अगला जो कर था वो था अदनी दफ्ती कर, खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर। अगला कर यहाँ पे मांगा कर, यानी कि युद्ध के समय दिया जाने वाला कर, यानी कि यहाँ पे जब युद्ध होता था तो युद्ध में यहाँ पे जो खर्चा आता था सैनिकों के लिए, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी, तो उस समय यहाँ पे कर मांगा जाता था, तो इसे मांगा कर कहा जाता था। अगला था मिझारी कर, जो जगारियों और ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। रहता कर, गांव छोड़कर भागने वाला कर, यानी कि जो व्यक्ति यदि कोई गांव छोड़कर जा रहा है या भाग रहा है तो उससे वहाँ पे वो गांव में रहता था, तो इसलिए उससे रहता कर लिया जाता था। अगला था दोनिया कर, ये पशु चारकों से लिया जाने वाला कर था। कुसही कर, ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने पर लगने वाला कर। और घी कर, पशुपालकों से लिया जाता था, यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पे पशु को पालते थे उनसे यह कर लिया जाता था, घी कर।
तिमारी कर, यह कर गोरखा फौजदारों व सूबेदारों को दिया जाता था। 4 आना फौजदारों को और 2 आना सूबेदारों को दिए जाने वाले कर को तिमारी कर कहा जाता था। उसके बाद अगला जो कर था वो था सायर कर। सीमा, यह एक प्रकार का सीमा कर होता था। और अगला था स्वांग कर, यह भूमि कर था, यानी कि 20 नाली पर 1 रुपये टैक्स दिया जाता था, उसे यहाँ पे स्वांग कर कहा जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।